हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम क्लास 10th के मॉड्यूल नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड कल तक हमने कर लिया था बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हम शुरू करने वाले हैं, तो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो ये देखिए, इस इमेज को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया बैलेंस है। बट ये बेटा, ये जो बैलेंस देख रहे हैं ये फिजिकल बैलेंस है, ये कोई केमिकल बैलेंस नहीं है। फिजिकल बैलेंस जो होता है वो एक टर्म पे डिपेंड करता है बेटा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो खैर आपको 11th क्लास में आएगा, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। बट फिलहाल आज हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल बैलेंस की। सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन टॉपिक हेडिंग बना लीजिए आज की। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बेस क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 9 में। याद है आपको? एंटनी लेविशियर का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो बेटा याद रखना, केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट in the product of a chemical reaction to be equal to the total mass of the element present in the reactant। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में जितना मास है एलिमेंट्स का, उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी मास होगा। क्लियर हो गया? जैसे यहां पर देखिए, एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं मैं, A प्लस बी। तो यहां पर A और B का जो टोटल मास होगा, वहां पर प्रोडक्ट का भी मास जो होगा ए बी के ही इक्वल होगा। क्लियर? सो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसका बेसिस जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का है। आइए देखते हैं। एक रिएक्शन से जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यदि हम मिलाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, अगर आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। देखिए कैसे बनेगा, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। तो आपको पता है कि SO4 एक सल्फेट आयन है जिसकी वैलेंसी होती है -2, जिंक की वैलेंसी होती है +2। तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस कितना, H2 प्लस कितना हो गया, H2। ठीक है जी, अब आप इसको नोट कर लें, है ना। इस रिएक्शन को आप जो है Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 को आप जो है सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। चलिए, अब इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का वेरिफिकेशन, कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इस पे वेरीफाई होता है। ओके, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस S2। ये वही रिएक्शन है जिसमें हमने बताया था एवोल्यूशन ऑफ गैस। यस, जब आप जिंक के टुकड़ों में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? और ये वही रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और हम कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। आइए देखते हैं। अब हम एलिमेंट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम देखते हैं, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम देखते हैं कि है कि नहीं है। जिंक देखिए, सबसे पहले ये देखिए येलो कलर से जिंक ब्लिंक हो रहा है। लेफ्ट में कितने एटम बच्चों? जिंक के कितने एटम है? 1 है। और राइट में कितने हैं भाई साहब? राइट में भी 1 है। राइट में भी देखिए आपके पास में 1 है। ओके, देन इसके बाद आपके पास में आ गया आपके पास में इसके बाद में आ गया है H2SO4 में हाइड्रोजन ले लीजिए। तो ये देखिए, पहले जिंक के देख लिए 1 1। नाउ इसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के लेफ्ट में कितने हैं? 2। और राइट में भी कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन की भी राइट में 2 हैं। देन इसके बाद सल्फर की बात करिए। सल्फर के लेफ्ट में कितने? 1। और राइट में भी 1। एंड ऑक्सीजन इधर पे 4 है और इधर पे भी 4 है। तो बताइए, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। क्या ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, बिकॉज जितने लेफ्ट में एलिमेंट हैं उतने ही राइट में है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड द एरो, हेंस इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 1। अब आइए हम देखते हैं बैलेंसिंग। तो अभी तो ये बैलेंस थी, तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बट जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा आयरन प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैंने आपसे कहा। तो आपको या मैंने ये रिएक्शन बना करके दे दी इस तरीके से। तो देखिए, आयरन मींस Fe, H2O मींस वाटर, यू नो,
मतलब आयरन की रिएक्शन हम किसके साथ दे रहे हैं? पानी के साथ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जिसमें आयरन ऑक्साइड बन रहा है। आयरन का जो ऑक्साइड है यहाँ पर बेटा आयरन का ऑक्साइड कहलाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो फेरिक ऑक्साइड मैंने कल बताया था कि आयरन की वैलेंसी दो होती हैं, एक फेरस और एक फेरिक। फेरस मतलब कितना? +2, और फेरिक मतलब +3। यस, तो ये आयरन का ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। बताइए देख करके एक सरसरी निगाहों से, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बिल्कुल सही, क्या है ये? अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। आपको इसको बैलेंस करना है। देख लीजिए, वैसे भी लेफ्ट में आयरन 1 है और राइट में कितने हैं? 3, तो अनबैलेंस हो गया। सबसे पहला काम आप क्या करिए बेटा, बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। अपने चारों जितने भी ये आपके पास कंपाउंड हैं या जितने भी एलिमेंट हैं, इनकी चारों तरफ क्या बना लीजिए? बॉक्स। तो बॉक्स इसलिए बनाना है कि आप अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लो बिस्किट चाहिए है, तो बिस्किट की पैकेट खरीद सकते हो आप। आपको ज्यादा बिस्किट करनी है तो आप पैकेट ले सकते हो, ये नहीं कि पैकेट फाड़ के बिस्किट के अंदर और बिस्किट डाल सकते हो। नहीं डाल सकते ना। अगर आपको बिस्किट की अमाउंट बढ़ानी है तो आपको बिस्किट का पैकेट लेना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मतलब यही कर दिया हमने कि एक कार्टून बंद कर दिया, एक पैकेट कर दिया इसको, कि भैया इसके अंदर नहीं जा सकते हो, बाहर जो करना हो करो। बेटा सबसे पहले देखो कि मोस्ट अनबैलेंस कौन है, सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन है। तो टेबल बना लो। तो टेबल बना लो बेटा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट बना लो। देखो Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखो भाई साहब, ये बना लिया आपने टेबल। अब देखो सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन है अनबैलेंस। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 1 है, और राइट में कितना है? 4 है। बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप 4 को 1 तो बना नहीं सकते हो, 1 को 4 बना सकते हो, क्या करके? 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। ये देखिए, तो अब इस बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए आपने, है ना, ये देखिए, अब H2O में ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है और राइट में कितने हैं? 4 है। राइट में कितने हैं? 4, Fe3O4 में। तो आपके पास राइट में जब 4 है तो लेफ्ट में भी 4 बनाने के लिए H2O में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो यहां पर आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये देखिए। तो आपको फिर से नई टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर से अपने आंकड़े बिगड़ चुके होंगे। चलिए, ये हो गया। अब फिर से नई टेबल बनाते हैं। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपने क्या देखा कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन सा है, और जो अनबैलेंस है उतने जितने जितने से अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए हिसाब किताब लेकर के। 4 हो गया। अब आइए देखते हैं, फिर से नई टेबल बनाते हैं हम। हाँ, वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड द एलिमेंट टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम। हाँ, आप फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। आइए फिर से टेबल बनाते हैं भाई साहब। चलो, ये टेबल बना ली इनिशियल। ये देखिए, आपको मतलब इससे है। हाँ, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब बात किसकी करते हैं? हाइड्रोजन की। देखिए लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 8। लेफ्ट में कितने हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब? 8 हैं। और राइट में कितने हैं? 2। राइट में कितने हैं? 2। मतलब हमको राइट में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। 2 4 जा 8। तो अब इस बॉक्स के आगे 4 रख लो। अब इस बॉक्स के आगे क्या रख लिया? 4। ध्यान से देखो क्या क्या बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, यस। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, यस। क्या आयरन बैलेंस हुआ है? नहीं हुआ है, आयरन बैलेंस नहीं हुआ है। आयरन लेफ्ट में कितने हैं? 1, और राइट में कितने हैं? 3। राइट में कितने हैं? 3। तो बताइए लेफ्ट में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। बिल्कुल सही। तो देखिए आयरन लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है, सो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये रिएक्शन आपकी टोटली बैलेंस हो चुकी है। सो नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन अब आपकी टोटली बैलेंस हो चुकी है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, डन। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल आपके सामने। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, सो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। अभी हम बहुत एग्जांपल करेंगे। यस, क्या रूल्स? नहीं, रिएक्शन वैसे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। एक दो अभी याद कर लीजिए, जैसे ये रिएक्शन है इसको आप याद कर लीजिए अभी, बट धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। यस, चेक द करना है, करेक्ट द करेक्टनेस ऑफ। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए वही आप लेफ्ट में और राइट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर लीजिए। दिस मेथड इज बैलेंसिंग इक्वेशन इज कॉल्ड। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड है बेटा ये?
हिट एंड ट्रायल मतलब देखते जाओ, ट्रायल करते जाओ, हिट करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, क्या है, सजाना है, संवारना है इक्वेशन को। मतलब हमको इक्वेशन के जो हमने कल बताया था कि फिजिकल स्टेट लिख दो और आप एरो के ऊपर जो कंडीशंस हो वो लिख दो, तो वो सब हमको करना है। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। चलिए लिखना शुरू करते हैं। गैसियस के लिए जी वर्ड यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल यूज करेंगे, और अगर पानी में आपने सोल्यूशन बना रखा है तो एक्वस वर्ड यूज करेंगे। देखिए लिक्विड का मतलब प्योर लिक्विड है, बट अगर आपने किसी को पानी में घोल के बनाया है तो आप क्या लिखेंगे, एक्वस। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बेटा आयरन मोल्टेन स्टेट में है, आयरन कैसा है, मोल्टेन, अब उसमें पानी तो नहीं मिला है, तो प्योर लिक्विड फॉर्म में आयरन है, तो वहां आप Fe के साथ एल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Fe के साथ ब्रैकेट में एल लगाएंगे, एल फॉर लिक्विड। बट यदि आपने नमक को पानी में घोल रखा है, नमक यानी NaCl, तो अगर आपने NaCl को पानी में घोल रखा है तो दैट टाइम बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, NaCl और ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्वस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वैसे आप क्या लिख रहे थे, अगर आपका प्योर आयरन था सो Fe लिक्विड, Fe लिक्विड। क्लियर हो गया ये? चलिए, सो द बैलेंस इक्वेशन बिकम्स, हाँ बताइए, आयरन की स्टेट क्या होती है, सॉलिड, तो नीचे एस आएगा। पानी की स्टेट क्या, हाँ यस, याद रखिए, जंग लगने के लिए आपको गैसियस स्टेट में पानी चाहिए। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तब ये रिएक्शन होती है। आयरन जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और मॉइस्चर जो होता है गैसियस फॉर्म में मिलता है। क्लियर हो गया? यस, Fe3O4 किस फॉर्म में बनेगा बेटा, दिस इज कॉल्ड जंग। ये क्या है बेटा, जंग। दिस इज कॉल्ड रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्ट। ये जो Fe3O4 है ना, यही बेटा रस्ट है, और नोट कर लीजिए इसको। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, यही Fe3O4 को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। फॉर्मूला Fe3O4, केमिकल नेम फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, केमिकल नेम इसका फेरिक ऑक्साइड है, और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। तो आयरन की स्टेट सॉलिड है, ओके, H2O की स्टेट गैसियस है बेटा, याद रखना, लिक्विड मत ले लेना और एक्वस मत ले लेना, क्योंकि पानी जो आयरन जो होता है वो गैसियस स्टेट में रिएक्ट करता है वाटर के साथ। याद रखिएगा, जो आयरन होता है वो H2O के साथ गैसियस स्टेट में ही रिएक्ट करेगा, एक आलसी मेटल है। कैसा मेटल है, आलसी। समझ गए? आयरन जो है बहुत रिएक्टिव नहीं है पानी के साथ, पानी के साथ लेजी है, हाँ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। तो रस्टिंग को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, फास्ट प्रोसेस या स्लो प्रोसेस? हाँ, तो रस्टिंग याद रखिएगा, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है। चलिए डन, क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 7 8 कंडीशंस मेंशन करेंगे, आइए देखते हैं इसमें। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन इंडिकेटेड अबव और बिलो एरो ऑफ द इक्वेशन। कल बताया था हमने, जैसे हीट करते हो तो ट्रायंगल कहाँ लगाते थे, एरो के ऊपर। यस, तो डेल्टा वहां कहाँ लगाते थे, ट्रायंगल इसके ऊपर, और नीचे लिखते थे जो भी होता है प्रेशर जितना है, जैसे मान लो 1 ATM में हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं आपके सामने। ये CO इज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेटा एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जहरीली गैस है, और ये कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। ये कार्बन के इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है, जब अच्छा कंबशन नहीं होता है तो ये बनती है। खासकर जब आप सर्दियों में सिगड़ी और अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो उस समय ये बहुत बनती है। तो डायरेक्ट जो होता है, कभी भी अपने घर में अगर कोयला जल रहा हो, जैसे ये सिगड़ी में कोयला जल रहा है इधर, तो आप कभी भी इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ या पास में चेहरा ना रखें। आपने अगर इसको सूंघ लिया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसको आप डायरेक्ट ना, इसको आप डायरेक्ट इनहेल ना करें, क्योंकि जब भी सिगड़ी जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बिकॉज वहां पे कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब लेस एयर सप्लाई में। बेटा वहां पे आपको बहुत बीमारी हो जाएगी, बेहोशी भी होती रहेगी, अक्सर बेहोश हो जाएंगे, है ना, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। आइए देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन। ये देखिए, अब मैं लिख रहा हूं रिएक्शन, तो यहां पर जो प्रेशर है बेटा 340 ATM है, और बन गया है CH3OH। इनके नाम
अभी आप याद कर लीजिए। अब ये देखिए, ये तो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, बहुत पढ़ी है ना। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन 12H2O के साथ, मतलब ये क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस। क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इनसाइड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बनता है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, एंड 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं, जिसका काम हम ह्यूमन लोग रेस्पिरेशन में करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ, तो ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन थोड़ी अभी दिक्कत करेंगी, बट बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। बेटा CH3OH का नाम मुझे कोई बताएगा, CH3OH क्या होता है? CH3OH को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? OH, ये जो बना है, हाँ बेटा इसे बोलते हैं मीथेनॉल। क्या बोलते हैं? हाँ, मिथेनॉल है बेटा ये, है ना। ये मेथेनॉल है, CH3OH एल्कोहल, एल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है बेटा, इसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। एल्कोहल फैमिली का एक मेंबर है, एंड दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल, मिथेनॉल। ओके, CH3OH, इसका दूसरा नाम है मेथिल एल्कोहल, बट इसे आप मिथेनॉल के नाम से ही याद रखिए, मिथेनॉल। डन, लिख लिया बच्चों, नोट कर लें अच्छे से। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे बन गया आपके पास में CH3OH। डन, ये रिएक्शन भी लिख लिया आपने, फोटोसिंथेसिस। हाँ, चलिए, ओके, एक चीज छूट गई थी बच्चों, क्या छूट गई थी? 6H2O, ये भी लिखिएगा, ये भूल गए थे हम लोग, बातें नहीं प्लीज। ये देखिए 6H2O यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 6H2O बनेगा, वाटर। और वाटर की स्टेट क्या है यहाँ पे, लिक्विड है ना, H2O ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होगा, प्योर लिक्विड है H2O। डन, चलिए, सो अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बैलेंसिंग पढ़ ली बच्चों, अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में प्रवेश कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो अब हमें अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं। अब ये पढ़ के आप जो है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसको पढ़ के। चलिए, यदि मैं बात बताऊं आपसे सामने, एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिखूं कुछ इस टाइप की, देखिए कुछ इस टाइप की मैं रिएक्शन लिखूं आपके सामने, A+B, दो लोग मिल गए और आपने सी बना दिया, A+B, दो मिल गए और आपने क्या बना दिया, सी बना दिया। तो ये जो रिएक्शन होगी, इसमें क्या हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों ये, कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सी रिएक्शन होती हैं जो उनको देख करके ही समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे हमको अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, एंड वी आर रेडी टू कवर द टॉपिक टाइप्स ऑफ chemical reaction. We have learned that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. देखिए, तो देखिए, we have learned that during a chemical reaction, atom of one element do not change into the another element. केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि एटम क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम रीअरेंज हो जाते हैं, इधर के उधर हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि एटम का एक एलिमेंट दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाए। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और ना ही एटम कहीं बाहर चले जाते हैं और ना ही बाहर से कहीं से अंदर आ जाते हैं। मतलब टोटली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, पुरानी रिश्तेदारी खत्म होती है एटम के बीच में और नई रिश्तेदारी बन जाती है। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और नए वाले बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख करके आपको समझाता हूं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा है इस तरीके से, देखिए जैसे आपने लिखा है कि AB+CD, और क्या बन गया, देखो बेटा,
पहले ए की दोस्ती किसके साथ थी? बी के साथ थी। और सी की दोस्ती किसके साथ थी? डी के साथ थी। बॉन्ड टूट गया, ए ने दोस्ती तोड़ दी, ए चला गया किसके साथ भाई साहब? ए मान लो चला गया सी के साथ। तो अब नया दोस्ती बन गई, ए की दोस्ती किसके साथ हो गई? सी के साथ। और बी की दोस्ती किसके साथ हो गई? डी के साथ। बताइए, क्या एलिमेंट ए जितना लेफ्ट में था उतना राइट में प्रेजेंट है? बिल्कुल है प्रेजेंट। एलिमेंट ए एक है, यहां भी ए प्रेजेंट है, यहां भी बी प्रेजेंट है, यहां भी बी प्रेजेंट है, यहां भी सी प्रेजेंट है, यहां भी सी प्रेजेंट है, और यहां डी है तो यहां भी डी है। तो यहां पर मतलब ए कहने की पहली लाइन है कि ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, एलिमेंट वही रहेगा, बस ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे एलिमेंट के बीच में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहली रिएक्शन में देखता हूं बर्निंग ऑफ कोल। तो बैकग्राउंड में यहां पर देखिए कोयला जल रहा है आपके सामने, बर्निंग ऑफ कोल दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से बर्निंग ऑफ कोल होती है। ये देखिए बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन CO2 गैस यहाँ पे निकल रही है। किस तरीके से बर्निंग ऑफ कोल होती है? कोल जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन जो है कौन सी रिएक्शन है? यहां पर दो मिलकर के, अलग अलग एलिमेंट मिलकर के दो एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो जुड़ करके एक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कार्बन का प्योर फॉर्म कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 ऑक्सीजन और बन जाएगा CO2। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। तो पानी के बनने की रिएक्शन देख लीजिए। पानी मतलब H2O होता है, और H2O कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए इस तरीके से और पानी बन गया। देखिए कंबाइन होने के पहले हाइड्रोजन अलग समझ में आ रहा था, ऑक्सीजन अलग समझ में आ रहा था और हाइड्रोजन अलग समझ में आ रहा था। मतलब कॉम्बिनेशन के पहले हर एलिमेंट अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी लेके बात कर रहा था, मगर कॉम्बिनेशन के बाद वो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी भूल चुके हैं। वो सब के सब क्या बन चुके हैं? पानी। क्लियर होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो सब्सटेंस आपके पास बनेगा वो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी से उसका मतलब नहीं है, उसकी जो तुरंत की प्रॉपर्टी है उससे मतलब है। So an atom of oxygen combined with the two atom of hydrogen to form a water molecule। अब आइए देखते हैं केमिकली ये कैसे बनता है। तो केमिकल के लिए आपको 2H2, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा? H2 की फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो 2H2 ले लेंगे प्लस O2 ले लेंगे और कंबाइन कर देंगे तो बनेगा वाटर 2H2O। नोट कर लीजिए ये रिएक्शन को। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट करिए इसको। सो ये भी जो एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन का ही है। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। यहाँ पर मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है। 2H2O क्यों आया? क्योंकि बैलेंस करने के लिए आया 2H2O। ओके, बैलेंस करने के लिए। अब यदि आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो आइए देख लेते हैं। जैसे आपने कहा हाइड्रोजन, सब बच्चे स्क्रीन पे देखें, प्लस ऑक्सीजन गिव अस वाटर। ये आपके पास एक आपको केमिकल चेंज पता था कि इस तरीके का होता है। तो आपने हाइड्रोजन को लिखा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है बेटा एटमॉस्फेयर में? H2। ऑक्सीजन किस फॉर्म मिलता है बेटा? O2। और यहाँ पर क्या मिलेगा? वाटर, मतलब H2O। अब देखो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ऑक्सीजन के दो एटम है। यहाँ पे कितना है? एक। तो इसको दो बनाने के लिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दो। बट जैसे ही हमने दो का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, बट हाइड्रोजन टू टू जा कितना हो गया? फोर। हाइड्रोजन कितना हो गया? फोर। तो अब वापस इसको भी फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू का मल्टीप्लाई। तो टू टू जा फोर हो जाएगा। क्लियर? अरे भाई टू का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पैकेट में बंद है। एक एटम में एक हाइड्रोजन में दो एटम है, तो दो में कितने हो जाएंगे? चार। तो लेफ्ट में भी चार हो गए और राइट में भी चार हो गए। क्लियर कि नॉट क्लियर? पूरे के साथ होगा ना बेटा। टू, अब लेफ्ट में तो H2 बस है, अगर कुछ और होता तो उसके साथ भी होता। नहीं नहीं नहीं, बीच में प्लस लगा हुआ है ना बेटा। O2 के साथ क्यों होगा? बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सो ये नोट कर लीजिए रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए। गैसियस फॉर्म में है ये, गैसियस स्टेट। ये भी गैसियस स्टेट। और ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। नोट कर लीजिए। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बिल्कुल।
चलिए देखिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एलिमेंट लिखता हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब बैलेंस रिएक्शन होने के बाद देखिए बताइए, LHS में और RHS में, इधर पे RHS है, बताइए LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 जा 4 है। और राइट में कितने हाइड्रोजन है? 4। अब चलिए इसमें ऑक्सीजन देखिए LHS में कितने हैं? 2। और राइट में कितने हैं? देखो एक नहीं है बेटा, एक यहाँ पे उसके सबके आगे 2 लगा हुआ है ना बेटा। आप पूरे का पूरा 2 पैकेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2 ही आएगा। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन हो गया अपने 2। डन? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? चलिए ओके। अब बात करते हैं, इतना सब कुछ हमने देख लिया है और अभी हमने बताया आपको कि ये सारी की सारी जो रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिटेल में। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के दो सब्सटेंस या दो आपके पास में रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। यस ये देखिए ए एंड बी दो अलग अलग रिएक्टेंट है। यू कैन गिव इट रिएक्टेंट नंबर 1, दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2, एंड दे गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर, when two or more than two reactant combine together to form a single product, this reaction is called combination reaction. Yes, श्योरली बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, बिकॉज ऑल इट इज अबाउट केमिकल इक्वेशन। ये पूरा केमिकल में ही चल रहा है बेटा। वी आर नथिंग टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिएक्शन। ओके, you are talking about chemical reaction. Okay, so a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. एक हमने बेटा अभी शुरुआत में चैप्टर की एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो भी बता देता हूँ। आपने देखा था मैग्नीशियम प्लस O2 राइट इक्वल टू MgO। अब बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2, और इसको भी क्या लेना पड़ेगा? 2। तो देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बताइए ये भी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर बच्चों? चलिए आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। यस बेटा, ये आपके सामने दो बीकर दिए जा रहे हैं, एक में कुछ रखा हुआ है और दूसरे में पानी भरा हुआ है। तो मैं बता दूं आपको बेटा, पहले वाले बीकर में जो रखा हुआ है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, यानी चूना, जो आप दिवाली के समय में लाते हैं। सो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को बाजार में बोला जाता है, या हम लोग चालू भाषा में बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? हाँ नोट कर लीजिएगा, क्विक लाइम। और इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको मैंने वैलेंसी पढ़ाई दी है, आप बड़े अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2। दोनों लड़ गए, आंसर क्या बन गया? CaO, एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। और ये बेटा इसके अंदर वाटर है, H2O। हम कराने वाले हैं इनकी रिएक्शन। यस, अभी देखिए कार्यक्रम जो है रूम टेम्परेचर पे चल रहा है, अभी सब कुछ रूम टेम्परेचर पे है। तो रूम टेम्परेचर हमने कितना ले रखा है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है रूम टेम्परेचर? 25। जैसे इस कमरे का टेम्परेचर अभी है राइट नाउ 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखना क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। मैं आप लोगों से आगे बढ़ने के पहले चॉइस पूछना चाहूंगा कि बताइए टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन हम करेंगे दोनों की तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने देखा भी होगा ये एक्सपेरिमेंट। चलिए ये डाल दिया हमने पानी, इसमें पोर कर दिया। अब पानी पोर करने के बाद ये देखिए कुछ हो रहा है, और यहाँ पर ये जो नीचे बन गया, पानी घुल चुका है, इसमें चूना घुल चुका है और व्हाइट कलर का बन जाएगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, स्लैग्ड लाइम। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? स्लैग्ड लाइम। और आपको थोड़ी थोड़ी सी बीच में अगर फ्यूम्स दिख रही हो यहाँ पे, ये देखिए फ्यूम्स उठ रही हैं यहाँ पे, मतलब क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीट निकल रही है, हीट बाहर की ओर निकल रही है। और बच्चों याद रखना, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की ओर निकले, एनर्जी इवॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट बाहर निकल रही है इसमें, ठीक है ना? यस। तो ये आपने पानी डाल दिया बेटा, मैंने हीट बाहर निकलने का कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई गैस बाहर निकली है। एक बच्चे ने पूछा सर ये हीट क्या हाइड्रोजन है? अरे हीट मतलब एनर्जी, हाइड्रोजन नहीं हो सकती एनर्जी, है ना? और हाइड्रोजन तो निकलेगा भी नहीं इस रिएक्शन में, वो रिएक्शन से पता चलेगा। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए
टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ थर्मामीटर का, और टेम्परेचर कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। पहले 25 था, अब 30 हो चुका है, मतलब हीट एवॉल्व हो रही है। सो रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले आपने क्या लिया, क्विक लाइम CaO, किसके साथ ट्रीट किया, वाटर के साथ। क्या किसके साथ ट्रीट किया, वाटर के साथ। क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम। क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम, मतलब गीला चूना, है ना, जो आप पान में लगा करके खाते हैं, स्लैग्ड लाइम। बेटा इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये देखिए CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। और साथ में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीज अपने से जोड़ूंगा, प्लस यहाँ पर एनर्जी लिख दो या हीट लिख दो, बहुत बढ़िया। क्या लिख दो यहाँ पे, हीट। डन, यस। तो हीट निकल रही है, मतलब एवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पे। तो ये केमिकल रिएक्शन है, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। बेटा CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस जो बेटा यहाँ पे चूने का पानी व्हाइट कलर सा हल्का हल्का बनेगा, तो इसलिए एक्वस लिखेगा, क्योंकि पानी के साथ मिलकर के बनता है। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम को हिंदी में चूने का पानी भी बोलते हैं, चूने का पानी। ये आप घर में भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। क्या बेटा, चलिए देखिए मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ आपकी। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से करना है कि आपको एक बीकर लेना है, और बीकर में आपको थोड़ा सा चूना का पाउडर, स्लैग्ड लाइम, आपको क्विक लाइम ले लेना है CaO। तो याद रखिएगा आपको CaO लेना है। CaO मतलब जो आपके पास वो गिड्डी वाला चूना आता है, जो बिना, जिसको आप लोग, पान वाला नहीं लेना है बेटा, आपको आपको लेना है वो बिल्कुल गिड्डी गिड्डी वाला चूना, जिसको आप लोग दिवाली में पोतते हैं। तो वो वाला चूने का थोड़ा सा पाउडर बना लो, और उस पाउडर में आप पानी डाल दो। अब जब आप पानी डालेंगे, तो ऊपर ऊपर बेटा एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। वो जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, ऊपर ऊपर पानी जो तैरता है, उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। समझ में आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, जब ये पानी बने ना, इसको थोड़ा सा एक ग्लास में अलग से निकाल लेना। ये जो पानी ऊपर का है, इसको ग्लास में ऊपर निकाल लेना। ये इसमें से आ गया, इसके अंदर आपने भर लिया। अब ये पानी सपोज यहाँ पे आपने भर लिया है, ठीक है, ये पानी आपने यहाँ पर भर लिया। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। और आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉ लीजिएगा, एक स्ट्रॉ पाइप लीजिएगा, और यहां से इस पे फूंक मारना शुरू कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पे फूंक मारेंगे बेटा, तो ये जो पानी है जो ट्रांसपेरेंट था, बेटा ये वाइट कलर हो जाएगा इसका, थोड़ी देर में क्या कलर हो जाएगा, हाँ, तो ये जो कलर है इसका कलर चेंज हो जाएगा, और ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया, ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहां से इससे फूंक मारेंगे, तो आप कौन सी गैस देंगे, CO2। कौन सी गैस देंगे, CO2। तो होगा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, CH होल ट्वाइस, ये CO2 के साथ लड़ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप यहाँ से क्लास से निकलते हैं, तो आपके हाथ में कई बार यहाँ पे लग जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है वो, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बेटा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हुआ करता है, ये व्हाइट कलर का हुआ करता है, जो कि यहाँ पे बन जाता है, जिसके कारण कलर व्हाइट हो जाता है, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। ये देख लीजिए, सब कुछ आपको बैलेंस दिख जाएगा। कैल्शियम लेफ्ट में एक है, राइट में भी एक है। ऑक्सीजन देख लीजिए, टोटल 4 हैं, 2 इसमें और 2 इसमें, यहाँ भी 4 हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। और इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीटली मिला करके, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2, इन दोनों रिएक्शन को 1+2 को मिला करके हो जाती है आपके घर की पुताई। कहिए हाँ या ना। और पुताई को क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉश। क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉश। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द एक्सप्लेनेशन, राइट द रिएक्शन फॉर व्हाइट वॉश, तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। क्या करोगे, सबसे पहले चूना लेकर के आओगे, उसको पानी में मिलाओगे, स्लैग्ड लाइम बनाओगे, और स्लैग्ड लाइम को
ब्रश से लेके दीवार में पोतोगे, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जा करके रिएक्ट करेगी स्लैग लाइम के साथ और सफेद कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, और जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाएगा। यहाँ पानी जो है, यहाँ H2O गैसियस फॉर्म में बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हो गई ना कंप्लीट व्हाइट वॉश की रिएक्शन। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया इतना बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो कंप्लीट हो गया अपना डिड यू नो। अब आइए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अ सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज प्रोड्यूस इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो व्हाइट, ये जो अपने व्हाइट वॉश होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लैग लाइम का सोल्यूशन, है ना। अ सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज फॉर व्हाइट washing the walls. Second, calcium hydroxide react very slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. ये रिएक्शन जो हमने आपको बताई थी उसी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ ये देखिए, CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से, है ना, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। और जैसे ही ये रिएक्ट होगी बेटा, एक स्लो प्रोसेस होती है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये जो दीवार में पपड़ी निकलती है चूने की, वो यही CaCO3 है। समझ में आ गया, CaCO3। अच्छा, आप CaCO3 को खा सकते हैं, ये आपको उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। बट अगर आपने डायरेक्टली CaO को खा लिया, क्विक लाइम को, इतना बड़ा पीस भी खा लिया, तो आपकी हालत खराब कर देगा, क्योंकि वो सलाइवा से रिएक्ट करके क्या देगा, हीट देगा। क्या देगा, हीट देगा, और आपकी जीभ जल जाएगी। क्लियर हो गया, तो और हीट देगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा उसको वाटर मिलेगा वो और हीट देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, थोड़ा सा हीट कंट्रोल भी हो जाएगी, बट इन द सेंस आपकी जीभ तो जल ही जाएगी। इसलिए कभी भी आप लोग क्विक लाइम नहीं खाते हैं, सब लोग स्लैक लाइम, मतलब डायरेक्टली दीवाल की पपड़ी भी, बच्चों को देखा होगा अपने बचपन में, दीवाल की पपड़ी खाने का शौक होता है बच्चों को। इनडायरेक्टली वो कैल्शियम कार्बोनेट ही ले रहे हैं, और प्लस क्या निकलेगा बेटा, H2O। ये हो गया। चलिए वेपराइज हो जाएगा, राइट। अ सोल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम इज प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स, हमने देख लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है ये बहुत स्लो होती है। बिल्कुल सही। जब आपके घर में पुताई होती है तो 10 15 20 मिनट के लिए बिल्कुल घर वाले बोल देते हैं, अरे भैया उस दीवार के बाजू से मत निकलना, या दीवार को टच मत करना, क्योंकि वो रिएक्शन क्या हो रही होती है, बहुत स्लो। तो ये एक स्लो रिएक्शन है। आगे बात करते हैं। Slowly with the carbon dioxide in air form a thin layer of calcium carbonate। जी हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो आपने देख ही लिया। On the walls, calcium carbonate is formed after 2 or 3 days। 2 या 3 दिन की रिएक्शन के बाद। मैं बात पपड़ी की कर रहा हूं। पहले शुरू के 2 दिन तक, 1 दिन तक वो पाउडर स्टेट में रहता है, उसके बाद वो पपड़ी बनती है जब पूरा पानी वेपराइज हो जाता है। तो वहां पे 2 या 3 दिन के बाद बनता है। आप ये मत समझिएगा कि 15 मिनट के बाद जो सूख जाता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। नो, वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। जब तक वो पूरे तरीके से नहीं सूखता है तक वो स्लैग्ड लाइम ही होता है, CaOH होल ट्वाइस। ओके, एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, और एक चमकदार फिनिश आ जाती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल मतलब बच्चों संगमरमर, जो जबलपुर में हमारे संगमरमर होता है, या आपके स्कूल में जो चौक आती है जिससे बोर्ड पे लिखा जाता है बेटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। सो ये मार्बल का फॉर्मूला है, ठीक ना। हाँ, संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं, दैट इज CaCO3। डन। तो ये कंप्लीट हो गया हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने बातों बातों में अभी बताई थी आपको कि ये रिएक्शन जो पढ़ी है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, इसमें बहुत सारी हीट निकलती थी, याद है। CaO+H2O हमने जब बनाया था तो CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या निकली थी, बहुत सारी हीट निकली थी। तो इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, तो बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी लाइफ टाइम में हमको देखने को मिलती हैं।
आप घर में सीएनजी जलाते हैं, सीएनजी सॉरी घर में नहीं, घर में आप लोग एलपीजी जलाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का बर्न होना कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये देखिए नेचुरल गैस, बेटा नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। क्या होती है? मीथेन। मीथेन हुआ करती है, और यही बेटा टेम्पो ऑटो के अंदर आजकल सीएनजी के फॉर्म में भरी जाती है। नेचुरल गैस को जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में कर देते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड दैट इज कॉल्ड सीएनजी। क्या बन जाती है बच्चों? सीएनजी। तो यही है आपके पास सीएनजी, CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो क्या बनेगा बेटा? CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलेगी? हीट। नोट कर लीजिए, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। हाँ लिख लीजिए, CH4 प्लस O2 मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, क्लियर है एकदम? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब आइए इसको बैलेंस कर देते हैं। देखिए यहां पर ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, और राइट में भाई साहब कितने हैं अपने पास में? 2 और 1 3। देख लीजिए, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और राइट में 2 हैं यहाँ पे और 1 यहाँ पे, मतलब 2 + 1 3। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लेफ्ट में 4 है और राइट में कितना है? 2। तो बताओ मुझे यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। तो ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन फिर से काउंट कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन तो बराबर हो चुका है। ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट में 2 है, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है, और राइट में 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर पे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो ये देखिए, अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। सो डेफिनेशन, व्हाट इज exothermic reaction in which heat is released along with the formation of products, heat is released along with the formation of product is called exothermic reaction। बच्चों एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कंपाउंड देखिए, और ये मेरी बात आपको आगे चल के काम में आएगी। ये कंपाउंड देखिए बच्चों, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, CH4 है टोटली ये। यहाँ पर आपको कार्बन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ओनली से मिलकर बने कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाँ। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। और याद रखना बेटा कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप कभी भी ऑक्सीजन को ट्रीट करेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन को एग्जैक्टली आप बर्न करेंगे, तो बेटा याद रखना केवल और केवल आपको CO2 बनेगी और H2O बनेगा और हीट निकलेगी। चाहे आप कुछ भी रिएक्शन करें, CO2 बनेगी, H2O बनेगी और क्या बनेगी? हीट बनेगी। क्लियर हो गया? मेरी ये बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? मैंने ये कहा कि अगर आप हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की फैमिली का बना हुआ कंपाउंड, अगर आप बर्न करेंगे तो आपके पास दो चीजें मिलेंगी आपको केवल। क्या क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या मिलेगा? वाटर वेपर। क्या मिलेगी? वाटर वेपर, H2O। क्लियर हो गया? गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है वाटर वेपर, इसलिए मैंने बोला इसको। और प्लस क्या निकलेगी? हीट। लाइक बेटा जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो ये जो पेट्रोल होता है बेटा ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। तो जब आप इस हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, ऑक्सीजन के साथ इसकी लड़ाई होती है, तो याद रखिएगा आपके गाड़ी से काला धुआं निकलता है, दैट इज CO2, दैट इज CO2। और आपका क्या निकलती है? वाटर वेपर। क्या निकलती है? वाटर वेपर। और हीट निकलती है, और उस हीट से आपकी गाड़ी का इंजन वर्क करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उस हीट से आपकी गाड़ी का इंजन क्या करता है? वर्क करता है। आप अगर मोमबत्ती को जलाते हैं, आप अगर मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या निकलेगी? वाटर वेपर। क्या निकलेगी? वाटर वेपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछना आप लोग को?
100 में कोई डाउट है? चलिए, ओके। बात करते हैं रेस्पिरेशन। बताइए मुझे रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ये बताइए कि रेस्पिरेशन लेने से ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है और ऑक्सीजन जाकर के सेल्स को एक्टिवेट करती है और सेल्स वर्क करके क्या देती हैं? एनर्जी। क्या देती हैं? एनर्जी। आपको पता है हमारी कोशिकाओं का जो खाना है, जो फूड है, दैट इज ऑक्सीजन। समझ में आ गया? तो हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, रेस्पिरेशन होता है, तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ, तो रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमारे अंदर क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज है, शुगर फॉर्म में C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है हमारी सेल्स में क्या स्टोर रहता है? ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमने कहां से ले ली? एटमॉस्फेयर से। कहां से ले ली? एटमॉस्फेयर से। जैसे ही ग्लूकोज मिला तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस क्या बना? वाटर। और क्या बनी? एनर्जी। क्या बनी? एनर्जी। नोट कर लीजिए। ये बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? ये रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है? अभी भी जिसको फोटोसिंथेसिस दिख रहा है ये, अरे भाई ये रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस इसका उल्टा हुआ करती है और ये रेस्पिरेशन है। क्लियर हो गया? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड एनर्जी एंड ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? सॉरी, एनर्जी नहीं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं वहां पे। जस्ट अपोजिट रिएक्शन है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। और यहां पर उल्टा ग्लूकोज टूटता है, किसमें? CO2 में और वाटर में। तो एनर्जी निकल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट कर लें इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा युवराज, ये बताइए कि C6H12O कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में? भाई इतना टाइम तो नहीं दे सकता हूं। ये सेल के अंदर पाया जा सकता है। कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, ठीक है ना? सेल्स के अंदर पाया जाता है। सेल्स के अंदर जा करके बेटा ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बाहर निकल जाती है। H2O बॉडी में रह जाता है। नोट कर लें। आने वाला है बेटा। डन। चलिए, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की। अभी तक हमने दो तो रिएक्शन देख ली। नंबर वन हमने देखी क्या? एडिशन रिएक्शन, सॉरी जिसको हमने क्या कहा था? कॉम्बिनेशन। नंबर दो पे हमने क्या देखी? एक्सोथर्मिक। अब हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन। एडिशन में आपने देखा कि दो मिलकर के, ए और बी मिलकर के एक नई चीज बना रहे थे, सी। अब इसका जस्ट उल्टा अगर आप लिखें तो सी ब्रेक करके हो जाएगा ए प्लस बी में। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सी डिकम्पोज हुआ है कि नहीं कह सकते? बताइए, आप कह सकते हैं कि सी डिकम्पोज हुआ है कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल जो है दो में टूट चुका है। सच अ रिएक्शन इन विच a single reactant breaks into two or more than two substance, such reaction is called decomposition reaction. The decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction. चलिए, फिलहाल तो exothermic की बात हो रही थी, मैंने decomposition बता दिया है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। आपने यदि कंपोस्ट बनाया है, गोबर खाद, तो वेजिटेबल वगैरह को ले जा करके सबको डाल दो, तो वहां पर क्या निकलती है? फिर सड़ने के बाद हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के बाद अब हम डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक। क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें उल्टा हीट मिले नहीं, आपको देना पड़े, हीट लॉस हो, जिसमें आपको बाहर से हीट देना पड़े, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। जैसे बच्चा मैं कहूं कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाते हैं आप, तो खाना पकाने में आपको हीट मिलती है कि देनी पड़ती है? हीट क्या देनी पड़ती है? देनी पड़ती है। आप गैस जलाते हैं और आपको हीट देनी पड़ती है। सो कुकिंग ऑफ फूड इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? क्लियर? यस। ये देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए, वायर गेज है, ट्राइपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ भैया? सल्फर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सल्फर। येलो कलर का सल्फर होता है। ये आपने लगाया बंसर बर्नर और आपने
इसके ऊपर आयरन डाल दिया, आयरन के चूरन, आयरन के पाउडर को डाल दिया और आपने आग लगा दी भाई साहब। अब देखिए जैसे रिएक्शन होगी, पहले आयरन दूर दूर था, अब जैसे ही रिएक्शन होगी बेटा आयरन पूरा कवर हो जाएगा और बन जाएगा ब्लैक कलर का आयरन सल्फाइड। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड। ये देखिए कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, Fe प्लस सल्फर प्लस हीट दे दी आपने और क्या बन गया? FeS सॉलिड फॉर्म में बन चुका है। एंड रिमेंबर बच्चों, आयरन सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का या ग्रे से कलर का हुआ करता है, राइट? बताइए, तो ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है सामने, इसमें आपको हीट देना पड़ा या आपको हीट मिली? देनी पड़ी। सो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है? कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो मिल करके एक बना रहे हैं। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक क्लियर है, एंडोथर्मिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है बच्चों? यस, सो में कोई डाउट? चलिए अगला पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक एक बार फिर से बता दें। देखिए एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिलीज हो। यहां पर अभी मैंने बताया था एक्सोथर्मिक का, कैल्शियम ऑक्साइड, वही चूना जो बट्टी में मिलता है, चूना, बट्टी वाला चूना, डिग है ना, जा करके आपने इसमें पानी मिला दिया, CaO प्लस H2O, और क्या बन गया आपके पास में? CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो और प्लस बहुत सारी हीट निकलती है बेटा, आपने ये चूना घोला होगा, बहुत गजब हीट निकलती है। तो ये जो रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है, हीट निकलने का मतलब एनर्जी इवॉल्व्ड, एनर्जी इवॉल्व्ड बोल दो या रिलीज बोल दो या लिबरेटेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, एनर्जी रिलीज, एनर्जी लिबरेटेड, है ना? तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन। हमने थोड़ी सी बात शुरू कर दी थी डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन में मैंने बताया था कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाएगा। एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखिए शुरुआत में ए बी दोनों जुड़े हुए थे और हमने इनको कुछ किया, हमने इनके ऊपर टॉर्चर किया। क्या किया? टॉर्चर। आपकी भाषा में हमने इनको टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के लिए हमको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बेटा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देने के बाद ही ये जो कह रहे थे हम साथ नहीं छोड़ेंगे, एनर्जी देने के बाद ये साथ छोड़ करके अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? बच्चों आपने बीच में जो यहाँ पर टॉर्चर किया है, ये जो आपने इसको टॉर्चर किया इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, जैसा टॉर्चर करोगे वैसा वाला डिकम्पोजिशन बनेगा। अगर आप यहाँ पर इनको गरम कर रहे हो, अगर आप टॉर्चर के लिए हीट दे रहे हो, अगर आप हीट दे रहे हो, तो इसलिए ये जो रिएक्शन बन जाएगी उस समय, उस रिएक्शन का नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या नाम होगा बेटा? हाँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। अगर आप हीट दे करके इनको तोड़ रहे हो तो दैट टाइम दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? अगर आपने इनको तोड़ने के लिए हीट ना दे करके आपने क्या दे दिया? सनलाइट दे दी। क्या दे दी? सनलाइट। धूप में खड़ा कर दिया कि लो बेटा धूप में खड़े हो जाओ, तो बेटा इसको बोलेंगे दैट टाइम ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जब आप इसको लाइट से तोड़ेंगे, सनलाइट से, तो इस समय ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सनलाइट। समझ में आया? तो दैट टाइम इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन। अगर आपने कहा कि हम तुम दोनों को तोड़ने के लिए करंट का यूज करेंगे, झटके लगाएंगे बिजली के, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। अलग अलग तरीके की वैरायटी हैं दोनों का साथ तोड़ने की।
अगर आप हीट देंगे सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप सनलाइट देंगे दैट टाइम इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर आप करंट देंगे सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्लियर कि नॉट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन बी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ थ्री टाइप्स। आइदर यू कैन गिव हीट, आप हीट देके तोड़ सकते हैं, आप लाइट एनर्जी देके तोड़ सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, करंट लाइट में नहीं आएगा बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। करंट किस में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी में, वही। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देने में करंट आएगा। क्लियर हो गया? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। और इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम होता है भाई साहब? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। आइए डिटेल में समझते हैं इन एग्जाम्पल से। चलिए देखिए, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आपको कल मैंने बताया था वाटर कैसे बनता है। डायरेक्टली लिखता हूं 2H2 प्लस O2। ये भी गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में था, और आपको बन जाता है 2H2O। याद आया कुछ? कल पढ़ा था हमने, ये वाटर का बनना था। फिलहाल बताइए ये रिएक्शन आपको कैसी दिख रही है? कॉम्बिनेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दो मिल करके एक बना रहे हैं, मतलब ये क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन। जरा इस रिएक्शन को उल्टे तरीके से देखिए भाई साहब। तो अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टे तरीके से लिखूं, सो आई कैन राइट 2H2O को यदि मैं ब्रेक करूंगा, तो बेटा ब्रेक करने के लिए आपको यहां पे जब ब्रेक करने जाओगे तो आपके पास बनेगा 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। अब सवाल ये है कि क्या ये कैसे ब्रेक होगा? तो बेटा जब आपको पानी को ब्रेक करना होता है तो आपको इस टेक्निक का यूज करना पड़ता है। मतलब आपको पानी को ब्रेक करने के लिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ता है? आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बोलो जी हाँ या ना? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा वाटर का नाम क्या होता है? हाइड्रो। आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किससे चलते हैं? पानी से कि कोयले से? पानी से। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी के ब्रेक करने का ही दूसरा नाम, कंप्लीट नाम होता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आपसे कोई कहे कि आपको पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है, तो आप क्या बताएंगे कैसे करेंगे? या तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर दो, नहीं तो डायरेक्टली एक शब्द में क्या कर दो उसका? हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो उसका? हाइड्रोलिसिस। बोलिए क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं भाई साहब हम लोग कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी रिएक्शन एक एक करके देखेंगे, है ना? तो वैसे आपको यहां पर समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं। हम कौन सा डिकम्पोजिशन करने वाले हैं? कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल सही, युवराज ने बिल्कुल सही बोला, थर्मल। क्योंकि यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है और बर्नर मतलब आग देंगे, आग देंगे मतलब हीट मिलेगी, है ना, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का सेटअप हमने तैयार कर लिया है और हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चौक का पाउडर। क्या है बेटा? चौक का पाउडर आपका कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है। अब हमने यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हो गया। तो मैं रिएक्शन आपको बता दूं कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेक होने की। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया बेटा, ठीक है ना? अब CaCO3 जो सॉलिड फॉर्म में है, जब ब्रेक होगा बेटा तो ये आपको देगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CO2। चलिए ठीक है, तो ये गरम कर दिया आपने। अब जैसे ही आपने गरम कर दिया तो ये गरम हो करके यहाँ पर से पे क्या बन जाएगा? ओनली गरम होने के बाद यहाँ पे बने बचेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम। क्या बचेगा बेटा? क्विक लाइम। अब क्विक लाइम बचा और CO2 गैस बनी, तो CO2 गैस तो बेटा हल्की होगी, ऊपर निकल जाएगी। ये CO2 गैस यहाँ बढ़ी, यहाँ चली,
और आ करके CO2 गैस यहाँ पे आ गई। और बताइए इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी कि लाइम वाटर। मतलब इसके अंदर भरा भरा हुआ है CaOH होल ट्वाइस। थोड़े देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी CaOH होल ट्वाइस के साथ CO2 गैस, व्हाइट वॉशिंग, याद आया कुछ? जब भी CaOH होल ट्वाइस यानी कि पुते हुए चूने के साथ आपका CO2 ट्रीट होगी तो क्या बनता है? क्या बनता है? भूल गए? CaCO3 बनता है, CaCO3, जो कि व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो जैसे ही CaCO3 बनेगा तो बताओ यहाँ जो सोल्यूशन है वो किस कलर में टर्न हो जाएगा? व्हाइट कलर में। जो अपना सोल्यूशन कलरलेस था, है ना, मैंने बताया था ना, आप स्ट्रॉ डाल दीजिए, चूने के पानी में फूंकिए, वो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन देखिए, ये यहाँ से गैस उठी और ये जा रही है गैस, और ये जैसे गई गैस, देखो पहले क्या था? कलरलेस था, और गैस के जाने के बाद क्या हो गया? मिल्की हो गया। क्या हो गया? मिल्की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो CO2 गैस के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? मिल्की वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? जहां पे भी CO2 गैस निकलती है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? मिल्की वाटर टेस्ट। तो हम क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे जैसे जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बच गया। अब इस रिएक्शन को हम लिखते हैं। तो रिएक्शन कैसी होगी देखिए। यस, सबसे पहले हमने क्या लिया? CaCO3। CaCO3 को हमने हीट किया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकल गई? CO2 गैस निकल गई। समझ में आ गया? CO2 गैस निकल गई। यस, CO2। अब यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड आया है बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या होता है? सीमेंट बनाने में। किसमें बनाने में? सीमेंट बनाने में। ये देखो CaO लिखा हुआ है। तो CaO का यूज जो होता है सीमेंट बनाने में होता है। और साथ में कौन सी गैस निकली है? CO2। तो CO2 का यूज किसके लिए होता है ये भी बता दो। फायर एक्सटिंग्विशर्स। किसके लिए होता है बेटा? हाँ, आग बुझाने वाले जो लाल सिलेंडर होते हैं ना, तो CO2 बेस्ड लाल सिलेंडर बनाए जाते हैं, है ना? हाँ बेटा, उसी वही। हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बेटा। सीमेंट में क्या होता है बेटा? जिप्सम की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए वो मजबूत हो जाता है। सीमेंट में जिप्सम बन जाता है। चलो अभी आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको जल्दी से, इसको नोट कर लो। हाँ। डन हो गया ये। रिएक्शन लिखने की जरूरत है ना? लिख लीजिए। हम्म। हाँ, रिएक्शन एक बार फिर से देख लीजिए। CaCO3 हीट देने पर CaO प्लस CO2। डन। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम एक और आपको बहुत प्यारी सी रिएक्शन बताते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। हेडिंग डाल लीजिए, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। पहले मैं फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बना देता हूँ। देखिए बेटा, Fe का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले फॉर्मूला बना दूं आपके लिए। Fe वैलेंसी बेटा होती है +2, और सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2। बेटा Fe+2 फेरस होता है, और Fe+3 फेरिक होता है। क्या बोला मैंने? Fe+2 क्या होता है? फेरस। और Fe+3 क्या होता है? फेरिक। तो डायरेक्टली इनको मिला दोगे तो +2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे। कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों? FeSO4 बन जाएगा ना। तो हमारा जो फेरस सल्फेट होगा, ये जो भरा हुआ है, ये FeSO4 है बच्चों। ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। किस कलर का? बड़ा ही सुंदर ग्रीन कलर के प्यारे प्यारे से क्रिस्टल होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं ग्रीन कलर के। अब ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको आप बेटा गर्म कर रहे हो। इसको आप क्या कर रहे हो?
गरम कर रहे हो, हीट दे दी आपने, तो देखिए सुनो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ बेटा। कोई चीज मालूम क्रिस्टल फॉर्म में क्यों होती है? कोई चीज क्रिस्टल फॉर्म में इसलिए होती है, क्रिस्टल मतलब उसकी ज्योमेट्री बहुत कॉम्पैक्ट होती है एकदम, वो किसी ना किसी एक परफेक्ट शेप में, क्रिस्टलाइन शेप में रहता है। तो क्यों रहता है बेटा क्रिस्टल शेप में? क्रिस्टल शेप में इसलिए रहता है बेटा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद होता है, जो उसको क्रिस्टल शेप में बांधे रखता है। और इस पानी को, इस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा जो भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, चाहे वो फिटकिरी हो, समझ गए ना, चाहे वो आपका कॉपर सल्फेट हो, जो भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा जो उसको बांध करके रखेगा, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये देखिए, ये आपके पास में फेरस सल्फेट है और इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। तो इसलिए बेटा इसका पूरा फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। क्या होता है इसका पूरा फॉर्मूला? FeSO4.7H2O। अब 7H2O को ज्यादा पंगे में मत लीजिए, वो केवल बैठा हुआ है, FeSO4.7H2O। ओके, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4.7H2O। ये बेटा केवल पानी है, ये सूख जाएगा, इसकी चिंता मत करना कि ये सर डॉट में क्या है, इसको भूल जाओ। आपकी मेन लड़ाई केवल FeSO4 के साथ में है। आप गरम कर रहे हो क्योंकि आपने थर्मल डिकम्पोजिशन की कसम खा रखी है, तो आप इसको गरम कर रहे हो बच्चों। और ये देखो ये गरम हो रहा है। अब देखो जैसे ही ये गरम होगा तो क्या क्या होगा, या आपने हीट दी तो सबसे पहले तो पानी उड़ जाएगा हीट देने पर। अब हीट देने के बाद जैसे ही पानी उड़ा तो आपके पास में क्या बन गया? FeSO4+7H2O। पानी अलग हो गया और ये अलग हो गया। जैसे ही बेटा 7H2O अलग होगा, ये पहले ग्रीन कलर का था और ग्रीन कलर के बाद बोलो ये किस कलर का हो गया? कलरलेस। ये देख लो, पहले कलरलेस हो गया। पहले ये ग्रीन था क्रिस्टल फॉर्म में, और जैसे ही बेटा ये इसका क्रिस्टलाइन वाटर गया, वे किस फॉर्म में आ गया? कलरलेस फॉर्म में आ गया। क्लियर है? बट अभी भी आपको इसको और गर्म करना है। चलिए, अब आपने फेरस सल्फेट के, ये फेरस सल्फेट आपके पास प्योर बन चुका है, अब आप इसको और गर्म कर रहे हो। ये देखो भाई साहब, बट यहां पर एक खतरे का निशान है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर किसी हालत में अपनी नाक मत रखना, क्योंकि यहां से फ्यूम्स निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं इस तरीके से। और यहां तो डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। इसका बॉइलिंग ट्यूब का ये जो पॉइंट है, ओपनिंग है, इसको अपने तरफ मत रखना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही जहरीली गैस निकलने वाली है, एक बहुत ही पंजेंट गैस निकलने वाली है। तो यहाँ पे दो गैसेस निकलने वाली हैं। आइए देखते हैं तो क्या होने वाला है। यस, FeSO4 के क्रिस्टल हमारे पास बने बचे थे फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, कलरलेस वाला। ये अभी भी हम नहीं मान रहे हैं, अब हम इसको गर्म कर रहे हैं। ये देखो हमने हीट दे दी, तो बोलो क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। ये बन गया हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। प्लस कौन सी गैस निकली? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बेटा ये जो गैस होती है ना सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक बहुत खतरनाक वाला बेटा पॉल्यूटेंट है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक वाला पॉल्यूटेंट है। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सोचो हम अगर इसको डायरेक्ट इनहेल कर लेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा करेगा। समझ गए? सो इसलिए यहाँ पे कभी भी अपनी नाक को सीधे मत रखिए। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। चलो आओ इसको बैलेंस कर लेते हैं। यस, कोई डाउट है? हाँ, बिल्कुल। गाड़ी का जो धुआं होता है, पेट्रोल के बर्न होने से जो धुआं निकलता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें थोड़ा सा सल्फर आ जाता है। कोयला जलता है तो कोयले में भी सल्फर आता है, तो इसलिए ये एक हमारा पॉल्यूटेंट है। चलिए देखिए, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, है ना। तो रिएक्शन बन गई कंप्लीट। लिख लीजिए इसको, 2FeSO4 इक्वल टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस बार 2026 के पेपर में, 2025 के पेपर में ये रिएक्शन पूछी गई थी और बहुत बच्चों ने ये रिएक्शन गलत करी। आई डोंट नो क्यों, बैलेंस करने में गलती करी। ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। सो दिस इज VIMP रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, SO2 ये कौन सी रिएक्शन है? आप खुद बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन है ये, क्योंकि एक, हाँ, और कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। ये डिकम्पोजिशन जो है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है।
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मैंने बताया था ना, 2H2O ब्रेक्स इनटू H2 प्लस वाटर, वही तो था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और हाइड्रोलिसिस। देखिए ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन पूछ रहे हैं तो फिर से बता देता हूं, 2H2O को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी देने पर ये ब्रेक हो जाएगा किस फॉर्म में, 2H2 प्लस क्या, O2। अभी मैंने ऐसे समझा दिया है, डिटेल में कल पढ़ेंगे इसको कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है। और वॉट किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। और इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। बोलिए क्लियर हुआ, ये नोट कर लिया, यस। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट, है ना। FeSO4 को गर्म करने पर Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 गैसेस मिलेंगी। सो दिस इज डन।